Hey guys, you're watching the video of the number one Bollywood music podcast, 9XM Soundcast. And I'm your host, Eva Bhatt, with another exciting episode. He's somebody who started in the early days of YouTube before there was any such word like a YouTuber. And very soon, he became the first Indian YouTube content creator to have to cross actually 10 million subscribers. But I feel his videos are not just about spoof or comedy. They do have a little bit of a social satire and have some message in the most hilarious and relatable way. Today we got this multi-talented artist on this podcast as he has released his seventh single, Heer Ranja, which he has composed, written and sung ऑल बाय हिमसेल्फ लाइक ऑलवेज. अगर हम मिलियंस की बात करें या मिलियंस ऑफ बिलियंस की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अंबानी का नाम हो. अगर लोगों के प्यार के हिसाब से बात करें तो जो नाम आता है वो है भुवन बाम. हे भुवन, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच विवा. काफी महंगा इंट्रोडक्शन था ये और मतलब इट फील्स गुड. Oh God, thank you so much for connecting with us remotely from Delhi. And you know, your story is definitely so inspiring for all of us. So बताएं कि you know आपकी शुरुआत किस तरह से हुई? If I talk about taking this up professionally, तो it happened after I completed my school and immediately school के बाद I started working in a restaurant. और उस रेस्टोरेंट में आई यूज्ड टू परफॉर्म म्यूजिक. तो ट्रियो हुआ करता था हमारा. और इधर अपना अगर दिल्ली में अगर आपको दिल्ली का हिसाब किताब पता है तो दिल्ली में एक मॉल है सिटी वॉक. और उस सिटी वॉक के जस्ट बैक साइड पे देयर यूज्ड टू बी अ मुगलई रेस्टोरेंट कॉल्ड मोती महल. तो वहाँ पे आई यूज्ड टू परफॉर्म एंड वहाँ मैंने 2 साल आई हैव प्लेड. So I used to play every day except Tuesdays. I used to play every day. रात के 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक. तो every day. तो ये मैंने 1.5 साल किया और ऐसे I started my journey. गजल्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड देन फिर मुझे दिलचस्पी हुई कि I should write my own stuff. तब तक हम दूसरों के गाने गाते थे. जी. तो बस that's how it started. So nothing related to comedy or you know spoofs, nothing till then. It was all about music. It was all about music. और comedy हो गई मतलब comedy sense of humor क्या है? Sense of humor since childhood it's there. मतलब क्लास का जोकर था मैं. कुछ अगर किसी को कुछ एंटरटेन करना है, अगर टीचर्स की मिमिक्री करनी है एंड टीचर्स वर आल्सो सपोर्टिव. वो दूसरी क्लासेस में मुझे बुलाती थी कि जाके भुवन को लेके आओ और उसको बोलो मेरी एक्टिंग करके दिखाएगा पूरी क्लास के सामने. तो दैट वाज माय स्कूल लाइफ. कहीं म्यूजिक के लिए कोई इंटर क्लास कंपटीशन है तो म्यूजिक के लिए भेज दिया मुझे. जी. इंटर स्कूल कंपटीशन है तो म्यूजिक के लिए, क्योंकि एकेडमिकली तो चलता नहीं था मेरा हिसाब. तो पढ़ाई वढ़ाई भी इतना ज्यादा कुछ था नहीं. तो टीचर्स ने बोला कि इसको अगर शौक है थिएटर प्ले ये सब करने का तो लेट्स सेंड हिम टू एक्स्ट्रा करिकुलर स्टफ ताकि पता तो चले करता क्या है. वाह वाह, क्या बात है. तो अगर म्यूजिक की बात निकली ही है तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली स्टार्ट बाय एनी ऑफ योर सॉन्ग दैट यू वुड लाइक टू सिंग एंड स्टार्ट दिस पॉडकास्ट. एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू. कूल. आसमां के रंग देख ही रहा मैं. कभी नीला है, कभी लाल है, कभी पीला है, कभी नारंगी, कभी सतरंगी, कभी बैंगनी. बातों बातों में कर बैठे मुलाकातें. तू ही तो है जिसे ढूंढती है मेरी आंखें. देखो कभी दाएं कभी बाएं, कभी पीछे कभी मेरे आगे. तेरी मेरी तेरी कहानी है.
कुछ कहीं कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने, जाने किस किस गली, तेरी मेरी तेरी बातें पुरानी है। वाओ, क्या बात है। थैंक यू भुवन। थैंक यू। Lovely. So, Bhuvan, tell me, you are a Maharashtrian and born in Baroda, and yeah, wow, it's interesting. So, tell me about that part of like what memories do you have, or how young were you when you guys moved to Delhi? Zero memories. So, you were very young. I was very young, मतलब 1 साल का होऊंगा, 2 साल का होऊंगा तब मुझे दिल्ली ले आए ये लोग। बिल्कुल। बट आपको मराठी आती है? हाँ, घर पे तो मराठी बात करते हैं हम लोग। वाह। मदर टंग मराठी है, तो आई के साथ मराठी में बात हो गई, वो फिर स्विच हो जाता है, फिर फादर के साथ बात हुई तो हिंदी हो रही है, फिर वापस स्विच हो गई मम्मी के साथ मराठी में। बट वो ऑब्वियसली दिल्ली में रह के वो दिल्ली का इन्फ्लुएंस आना बहुत ही नेचुरल है। हाँ, तो ये एक लाइक ये मेरा ट्रम्प कार्ड होता है जब मैं मुंबई जाता हूँ या महाराष्ट्र में कहीं जाता हूँ, तो क्योंकि मेरे एक्सेंट से लगता है कि मैं फुल दिल्ली, मुझे कुछ बिल्कुल भाषा नहीं आता, दिल्ली आता है, लेकिन जब मैं मराठी में बात करनी शुरू करता हूँ तो याद रखना, हम जरूर आपसे कुछ मराठी गाना सुनेंगे। मराठी गाना बिल्कुल आता ही नहीं है, ये मेरी मम्मी की भी कंप्लेंट है मेरे से। For sure. So like, I feel, Bhuvan, you are the true Desi boy of the internet, because, your ideas, your language, your treatment, everything, the concepts are something that, masses can relate with, and hence, like, millions of subscribers and people just love you for your natural, organic comedy or sense of humor. So tell us about that journey. जब आपने शुरुआत की, जब ये थॉट आया आपके दिमाग में कि मैं कुछ ऐसा करता, व्हाट वाज देयर इन योर हेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि किस तरह का कंटेंट चलेगा इंडिया में, अगर ओरिजिनल कंटेंट की बात करें तो व्हाट वर द थॉट्स इन योर हेड देन? जब मैंने शुरू किया था ना, तब देयर वर ओनली 2, AIB एंड TVF। राइट। तो वो लोग क्या करते थे, और उनका बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, और वो लोग करते थे इंग्लिश में। तो मेरे को ऐसा था कि यार कुछ दिल्ली वाला ह्यूमर अगर मैं करूं तो क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे, और शूट मैंने करना था अकेले खुद के साथ ही, और ये कभी नहीं सोचा था कि चलेगा तो ये करूंगा, चलेगा तो वो करूंगा। ये था कि एक बार डालता हूँ, देखता हूँ कि क्या पता कोई देख ले। उस टाइम तो पता नहीं था यार, इंटरनेट इतना क्रेज है, इंटरनेट इतना बड़ा हो जाएगा आने वाले। बट वो डाल दिया, वो देख लिया लोगों ने, फिर वो ज्यादा लोग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू देखते गए। फिर जाके 2016 के फेब में मेरा वैलेंटाइन से रिलेटेड एक वीडियो आया था, दैट वेंट वायरल इन इंडिया। तो उसके बाद से आई डिडंट stop. The entire thing. So that's just brilliant. But ऐसा लगता है कि जब हम आपको एक्टिंग करते देखते हैं, फिर वो आपके वीडियोस में हो या फिर सीरियस एक्टिंग हो, लाइक इन योर शॉर्ट फिल्म्स, या फिर आपके म्यूजिक को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि एवरी रोल यू फिट इन सो वेल। या जब एक्टिंग करते हैं तो आप एक एक्टर ही लगते हैं, जब आप गाते हैं तो ऐसा लगता है कि यू आर मेंट टू जस्ट सिंग। सो दैट इज लाइक रियली ब्यूटिफुल। बट दिस टिल्ट टुवर्ड्स आर्ट पहले से ही था, that was something that you always wanted to do something related with music or acting? always see ना, वो जो पीछे बैकग्राउंड में वॉलपेपर है वो यही है। Yes. It's an astronaut playing guitar. बचपन में जब पूछते थे कि क्या करोगे जी, सब लोग ऑलमोस्ट यही बोलते थे एस्ट्रोनॉट बनूंगा। तो वो एस्ट्रोनॉट क्योंकि मेरे को और मेरे फादर को, हम दोनों को स्पेस के बारे में बहुत रुचि है। वाह, राइट। तो वो मेरे को स्पेशली इधर मुनीर का ले जाते थे बुक शॉप्स, और वहां से बड़ी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया, स्पेस इंसाइक्लोपीडियाज लेके देते थे। तो आई हैव बीन बॉट अप इन सच अ वे दैट वो गैलेक्सी में, वो स्पेस में थोड़ा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अब फिर उसके बाद रियलाइज हुआ इसमें पढ़ाई बहुत लगती है, तो मैंने कहा छोड़ो। तो मेरा इंटरेस्ट वहां छूट गया। लेकिन जब मैं 4th क्लास में था तब आई ने मुझे एक म्यूजिक स्कूल में डाल दिया था कि ये सोच के कि जब तू स्कूल से पढ़ लिख के आएगा तो 4:30-5 बजे बस 1 घंटे के लिए यहाँ हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखने जाना है।
उस टाइम समझ नहीं आता था, उस टाइम लगता था ये सब क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। बट वहां धीरे धीरे जब हारमोनियम बजाना शुरू किया तो अच्छा लगा, दूसरों को भी बजाते देखा तो लगा कि अरे यार ये तो मस्त है। तो वहां से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर जाके धीरे धीरे सेंस ऑफ ह्यूमर तो वही फादर से आया सब कुछ, तो वो सब हो गया, वो नेचुरली इंटरेस्ट बढ़ता गया उसमें। You have released a couple of singles in the past and they all have been received so well. तो जरा उस जर्नी के बारे में भी बताएं, some of your personal favorite songs, किस तरह से आप कंपोज और लिखते हैं। लिखना तो आई गेस विथ एज भी बहुत करता है मैटर। मैं अभी सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार ये तो पिछले वालों से कितना अलग है, किस टाइम पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्या सोच के लिखा हुआ है, वो तो उसी टाइम पता चलता है। राइट। बट पुराने गाने जो हैं आपके, वो उस टाइम की इनोसेंस के हिसाब से कितने अच्छे लगते हैं, कि उस टाइम की इनोसेंस थी तो कितने अच्छे थे, उस टाइम क्या फ्रेम ऑफ माइंड से लिखा था, तो वो सुन के मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। ऐसा नहीं होता कि पुराने गाने सुन के लगे ये क्या लिखा था, वो उसका भी अपना इनोसेंस है, वो भी उसकी भी अपनी बात है, क्योंकि तब लगता था कि आपने क्या लिखा है। बट विथ एज जब आप धीरे धीरे मैच्योर होते हो तो आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो, आपका सेंस ऑफ म्यूजिक भी थोड़ा इम्प्रूव हो। तो आई गेस हर गाना, जो भी मेरा पुराना गाना है जैसा भी है, देयर ऑल माय बेबीज, वो मेरा ऐसा है अपना है वो, तो मैं कभी उसमें छांटता नहीं कि ये मेरा फेवरेट है। ये जो भी मैंने प्ले किया था वो मेरा पहला गाना था, तो वो हमेशा मेरा फेवरेट रहेगा। वाओ, that's just amazing। तो चलिए, अगर हम हमारे लिसनर्स को कुछ फिर से एंटरटेन कर सकते हैं, आपका कोई दूसरा पसंदीदा गाना। अगर मैं अभी वाला गाऊं? बिल्कुल। हीर रांझा। यस। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा, तू मैं और तू, किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा, Wow. Lovely. Listeners, I'm sure you guys must have already checked out the video. The video is also very cool. And kya baat hai, is lockdown maybe, like, you have managed to release this video. So tell me about that story. How much has the lockdown been? Lockdown has been, यार एक बात बताओ, 21 जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब हम सोच रहे थे 21 दिन बहुत होते हैं, कैसे होगा लॉकडाउन, कैसे हम जिएंगे इस लॉकडाउन में। अब 100 से ऊपर होने वाले दिन। Yeah, I can hear you. 100 से ऊपर दिन होने वाले हैं और अभी भी सब ऐसा ही लग रहा है कि क्या यही नॉर्मल है। तो वो एज अ क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, वो इतना इफेक्ट कर चुका है। मैं ही नहीं बता रहा कि कर रहा है, वो कर चुका है बहुत ज्यादा, और वो झलक रहा है हमारे ना सोशल मीडिया पे, झलक रहा है वो, क्योंकि सब इतने लड़ाकू हो चुके हैं अब, सब इतने
इतनी बहसबाजी चल रही है ट्विटर पे, जी इतनी बहसबाजी चल रही है सोशल मीडिया पे, एवरीवन इज फाइटिंग विथ ईच अदर। ऐसा नहीं तो पहले नहीं होता था, बट अभी लॉकडाउन के बाद तो सबका ही दिमाग खराब हो चुका है। डेस्परेट भी हो गए, एक फ्रस्ट्रेशन और जो कि बहुत ही एविडेंटली हमें दिख रहा है सबको। जी तो इट्स लॉकडाउन ने बहुत इफेक्ट किया और क्रिएटिव प्रोसेस भी काफी हैम्पर हुआ है, काफी हैम्पर हुआ है। और मैं भी मेरा भी यही था कि यार इतनी टॉक्सिसिटी के बीच में अगर मैं कुछ प्यार दे दूं, कहीं एक प्यार भरा कुछ गीत, तो आई गेस शायद थोड़ा माहौल सही हो जाए। और बड़ा मजा अच्छा लगा मुझे कि ऐसे टाइम पे हीरांझ आया। Yeah, of course, and like to kind of remind people that love and these softer emotions are still alive to the fullest. So amazing, lovely, maza aa gaya. And tell me, even in your videos, like I mentioned earlier, that you always tend to subtly bring in a message, a positive message. Hamesha it's not just about comedy and spoof, but there is some sort of a social message that you always have intended, if I'm right in that observation. जी, आई गेस बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था ये, क्योंकि देयर इज अ जैसे आज के टाइम में देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट शुड बी देयर विथ एवरी क्रिएटर कि अगर आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर भी है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आवाज या आपके कुछ शब्द उन 1 लाख लोगों के लिए कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बोलेंगे तो ही चेंज आएगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप मत ही बोलो, बिल्कुल चुप रहो, एकदम चुप रहो। बट बोलना बहुत जरूरी है। और मेरे को ये है कि कॉमेडी एक ऐसा थिंग है, कॉमेडी एक ऐसी चीज है कि अगर कॉमेडी के साथ सोशल मैसेज दिया हो तो उसकी कुछ बात ही अलग है, वो अलग तरीके से रिसीव होता है। वो प्रीची भी नहीं लगता। सबसे बड़ा डर तो ये है कि वो प्रीची ना लगे बस। लेकिन अगर कॉमेडी के थ्रू, किसी कैरेक्टर के थ्रू, फॉर एग्जांपल टीटू मामा के थ्रू कुछ बोल दिया, तो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि मजे के मजे और एक मैसेज का मैसेज चला गया और लोगों को समझ भी आ गया, अच्छा ठीक है ये बोलना चाह रहा है। तो आई थिंक सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसका यूज आप कैसे करते हैं। इन्फ्लुएंसिंग पावर उस बंदे के पास भी है जिसके 50,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन वो किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, सारा खेल उसका है। Yeah, absolutely right. And also because your audience, your target audience, initially आपने शायद ऐसा सोचा भी हो कि just adults या youngsters would like look at your videos and enjoy your videos, but the fact that kids love you, and kids are your biggest largest target audience. If I don't know, because I have seen my young niece and nephew who stay in a small town in Gujarat. They are like crazy after you. So that just shows the reach of your content also. हाँ जी, the age group is definitely very very young, but you see that's the beauty of it. Like मैंने 5 साल पहले अगर शुरू किया था तो जो मेरी ऑडियंस है वो भी 5 साल छोटी थी तब। अब क्या हो रहा है, अब ब्यूटी ये है कि हम सारे ऑडियंस और क्रिएटर्स हम लोग साथ में मैच्योर हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि अचानक मैं वो 5 साल पुरानी ऑडियंस के लिए सोशल मैसेज दे रहा हूँ, मैं उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ जो मेरे साथ बड़े हुए हैं। तो वो एक इफेक्ट उनको ये भी पड़ता है कि अरे यार ये तो ऐसा लग रहा है कोई दोस्त बता रहा है, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर तेरे पास ओपिनियन है, कोई ओपिनियन, मैं ये नहीं कहता सही ओपिनियन है गलत ओपिनियन है, लेकिन सबका अपना एक ओपिनियन होना चाहिए। अगर आपका एक ओपिनियन है और आपके 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और अगर आपने कुछ ऐसे इश्यूज जो आप स्ट्रांगली फील करते हो, अगर आपने उसके बारे में बात नहीं की, तो कोई फायदा नहीं है इन सब्सक्राइबर्स का। टू मेक अ यूज ऑफ योर प्लेटफॉर्म। कॉमेडी म्यूजिक तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा हमेशा, बट एटलीस्ट टॉक अबाउट थिंग्स जो शायद सोसाइटी पे इम्पैक्ट लाए। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि
ये करना चाहिए, हर क्रिएटर को ये करना चाहिए। राइट। और भुवन हमें ये भी बताएं कि लाइक ये जो टर्म्स हैं लाइक इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर एंड डिजिटल एंड और ये सब अभी कुछ सालों से बने हैं एंड द वे द यूथ इज गेटिंग सो ब्लाइंडली अट्रैक्टेड टू द नेम एंड फेम। बहुत सारे लोगों ने हमारे पॉडकास्ट पर इस पे बात की है एंड योर पर्सनल मैसेज फॉर ऑल दीज पीपल। मैं एक चीज सीख चुका हूं कि फेम मिलना बहुत आसान है आज के जमाने में। इन टाइम्स लाइक दीज फेम मिलना इज वेरी इजी। आपने क्या करना है पता है? मैं बताता हूं आपको फेम किस तरह के होते हैं। फेम क्या होता है कि फलाने को कोई जान ले, मतलब मेरे को कोई जान ले जी, मेरा नाम हो जाए, तो मैं सबसे अपनी कंट्री का सबसे प्रोमिनेंट फिगर पकड़ूंगा और उसको गाली देता रहूंगा। मैं उसको गाली देता रहूंगा, गालियां भी पड़ेंगी लोगों की, लेकिन लोग मुझे जानेंगे, मेरे को फेम मिल गया। एक ये फेम होता है, एक तरह का हो गया जी, फेम हो गया। और ये फेम के लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेडी फॉर दिस। तो ये सीन आजकल बहुत वाइडली यही चलने लगा है आजकल कि हम एक काम करते हैं, हम उस बारे में बात करते हैं कि यहां से गाली तो पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस, फिर देखेंगे आगे। लेट्स स्टार्ट। फेम तो मिल ही जाए। फेम के बहुत सारे मायने होते हैं। जो नए लड़के हैं जिनको अगर कुछ ऐसा अचीव करना है, तो आपको पक्का पता होगा आपके पास कुछ तो ऐसा पावर होगा आपका। आप शायद म्यूजिक में अच्छे होंगे, आप शायद आपकी वोकैबुलरी, आपकी टॉकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपका या तो म्यूजिक अच्छा होगा, आपके कोई कुछ करिकुलर में अच्छे होंगे। तो आई थिंक यू नीड टू फाइंड दैट स्पेस टू अट्रैक्ट योर ऑडियंस। क्योंकि फेम तो मिल जाएगा आपको, फेम तो मिल जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन करना इज आर्ट। वो भी, उसको मेंटेन करना भी आर्ट है कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हो। जब आपको कोई बोलता है आई लव योर वर्क, हाउ डू यू हैंडल दैट प्रेज? वो आप प्रेज को कैसे हैंडल करते हो? आइदर यू कुड से थैंक यू और यू कुड से या ऐसे करके। दो तरीके होते हैं हर चीज के। आप क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हो? बिल्कुल। तो ये क्या है, आजकल सबको लगता है कि फेम मिल जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं हो सकती लाइफ सेट। मेरे को आज भी घर वाले बोलते हैं बैंक के फॉर्म भर दे। घर वाले चाहते हैं, क्योंकि कल को आप सोचो, कल को यूट्यूब की सीईओ ने हाथ खड़े कर दिए, चलो भैया अब तो हो गया, पैकअप करो, बहुत कंपनी चला लिया, बंद करो। क्यों? तो क्या होगा? जितने भी लोग यूट्यूब पे सर्वाइव कर रहे हैं वो तो खत्म एकदम रातों रात। अनसर्टेनिटी बहुत है ऐसी फील्ड में। तो अगर जो नया यूथ है वो अगर फेम का रास्ता छोड़ के ये सोचे कि कैसे सस्टेन करना है, कैसे अपने ऑडियंस को अपने पास खींच के लाना है इन अ पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स अ पॉजिटिव ऑडियंस। एवरीवन वांट्स कि यार मेरी ऑडियंस मेरे लिए ये करे। अगर मैं इनको बोलूं कि स्वाइप अप करके यहाँ जाए, तो वो स्वाइप अप करके वहां जाए। तो आई थिंक ये थोड़ा मेंटालिटी में आना जरूरी है कि इट्स नॉट ऑलवेज जस्ट फेम दैट यू आर लुकिंग फॉर। हमें लगता है कि लोग पहचाने, ये करे वो करे, वो बहुत जरूरी है, आई नो, बट किस लिए पहचाने वो भी बहुत जरूरी है। Really appreciate this honest feedback. Yeah. So one of my favorite songs of yours is Raha Guzar Bhuvan, because उसमें जो message था that was really heart touching, and tell me about that and memories of that song. यार उस गाने की मेमोरीज, वो गाना पता है कैसा गाना है? मैं आपको बताता हूँ। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। वो गाना ऐसा गाना है कि वो मैं अपने लाइव शोज में भी नहीं गाता, क्योंकि उस गाने के साथ काफी अजीब मेमोरीज है मेरी। I'm sure. वो गाना मैंने बनाया, वो गाना वही था, उसका पिक्चराइजेशन वही था कि एक लड़का अपने फादर को सॉरी बोल रहा है कि सॉरी whenever you needed me I wasn't there, like you've been a part of my childhood, आपने मुझे बड़ा किया है, सब कुछ किया है, बट जब आपको जरूरत थी ओल्ड एज में, तब मैं नहीं था। क्योंकि तब मैं 18 साल का था और मैं बड़ा रिबेल था ना तब मुझे लगता था अरे यार चुप रहो यार, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ना। वो सबका एक 18 साल के बच्चों का, 19 साल के बच्चों का ये थोड़ा
रिबेल एज होता है, जब हम सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप से बड़े हो गए जी। तो वो गाना वो था। और मुझे नहीं पता था कि उस गाने के ठीक 2 महीने बाद मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ओह माय गॉड। मुझे आइडिया नहीं था, तो वो गाना बना दिया मैंने। वो गाना उसके बाद मैं कभी गाया नहीं, क्योंकि वो गाना मैं जब भी गाता हूँ ना, वो मेरा फ्लिप हो जाता है कि ये क्या टाइमिंग था। मैंने वो गाना किया और 2 महीने बाद ब्रेन स्ट्रोक आ गया। दो ही इज प्रीटी मच अलाइव टुडे एंड ही इज लाइक ठीक है अभी, मतलब पहले जैसे नहीं रहे, बट सही है। वो एक पॉजिटिव अप्रोच है। ही इज रिकवरिंग स्लोली, बट आई एम ग्लैड कि ही इज अराउंड एंड ही इज डूइंग। Wow, many prayers and love from all of us for him, for sure. And let's just kind of cheer our spirits with maybe a song like Safar. Yeah, Sang Hoon Tere, if you can. देखो हलचल मची है सारे शहर में, जो तुम हो मेरे। सुनो क्या कह रही है ये सर्द हवाएं मेरे कानों में। जब आया है जो चाहा, रब से जो मांगा था, कहती है झूठ लकीरें। किस्मत से पहले ना किस्मत से ज्यादा मिला है हर किसी को जिंदगी में। बातों ही बातों में तेरा यूं मुस्कुराना, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे। तू मेरा आशियाना, तू मेरा है ठिकाना, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे। बातों ही बातों में तेरा यूं मुस्कुराना, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे। तू मेरा आशियाना, तू मेरा है ठिकाना, संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे। Wow, it's just a pleasure listening. अगर मैं कुछ बोलूंगा कि मैंने कुछ किया है तो वो गलत होगा। मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने इंटरव्यू लिया उन माइग्रेंट्स का, मैंने इंटरव्यू लिया उस कम्युनिटी का, उन लोगों का जो इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बिल्कुल, सबसे गलत असर पड़ा है। और मैंने उनका इंटरव्यू किया टी टॉक्स में, और वो करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बेटा, अगर तेरे घर में फ्रिज है, अगर तेरे सर पे खाने को है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर, घर के बाहर भी सब बढ़िया चल रहा है। तो आई थिंक उस एपिसोड का समरी सिर्फ यही था कि कैसे आप अपने से लेस प्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ सद्भावना लाएं जी, कुछ एम्पैथी लाएं जी, और जो एक मिडिल क्लास आदमी के सबसे करीबी लोग होते हैं, दूध वाले भैया, सब्जी वाले भैया, अखबार वाले भैया, सिक्योरिटी गार्ड, जो हमें रोज सर्विस दे रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, पिछले कितने सालों से। हम एटलीस्ट मॉनिटरी ना सही बट एटलीस्ट फोन करके उनकी खबर तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या सब सोसाइटीज ने बैन कर दिया कि कोई आएगा नहीं जी। तो सब लोग डरे हुए हैं ना, सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन वो भी तो डरे हुए हैं, वो कैसे अपना घर चलाएंगे। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको फोन उठा के हफ्ते में एक बार फोन करके पूछ लो, कैसी हो दीदी, कैसे हो भैया, कैसा चल रहा है, कुछ चाहिए तो बताना। अगर आपने इतना बोल दिया ना, तो आधी जनता मेंटली कोरोना से जीत जाएगी। तो आई थिंक उस एपिसोड का ये था कि फोन उठाओ और एटलीस्ट उनसे पूछो कि वो कैसे हैं, मॉनेटरी हेल्प करो ना करो। राइट। तो आई थिंक वो एपिसोड का वो था, और मैंने कुछ नहीं किया।
क्योंकि उसके बाद मैं घर आ गया ना वापस, मैं एसी गाड़ी में गया, मैं एसी वाली गाड़ी में वापस आया। बिल्कुल। मैंने कुछ चेंज किया नहीं, मैंने बस उनकी बात जाके लोगों तक रखी, लोगों को समझाने की कोशिश करी। उस एपिसोड का जितना पैसा था वो मैंने वेरीफाइड जगह उनमें से कुछ लोगों को, We'll just wish for things to become really normal very soon, and till then you are keeping us entertained and informed with your lovely videos and this beautiful song Heer Ranja. Thank you so much. Any message for the listeners if you would like to give, Bhuvan? कुछ ऐसा कोई ऐसा मैसेज कुछ खास है नहीं, बट ये है कि अभी हो जाएगा, जब होना होगा ठीक हो जाएगा तब, बट तब तक थोड़ा प्यार से लोगों से बात कीजिए, आसपास वालों से, क्योंकि सभी उसी कश्ती में सवार हो रखे हैं इस टाइम पे। बट सही है, अगर सब आपस में प्यार से बात करेंगे तो शायद आसानी हो जाए जल्दी निकलने में। Lovely. Thank you so much, Bhuvan, for 9XM. मुझे बहुत मजा आया, और 9XM तो ऐसा है कि स्कूल के दिनों से मैं कर रहा हूँ फॉलो 9XM, एंड सही, इट्स लाइक अ ड्रीम सॉर्ट ऑफ अ थिंग। और क्योंकि वैसे तो बकेट लिस्ट पे जो भी बकेट लिस्ट थी अभी तक की, उस पे सब पे वो बकेट में पानी जा चुका है। तो बट ये एक ऐसा 9XM तो हीर रांझा। हाँ, तो जितने लोग ये सुन रहे हैं, जितने लोग ये देख रहे हैं, या जितने लोग ये कहीं चल रहा है जिन लोगों के आसपास, ये आप प्लीज जाके हीर रांझा देखिए म्यूजिक वीडियो। यूट्यूब पे लिख दीजिए हीर रांझा तो आपको मिल जाएगा। सुनिए, काफी मेहनत तो सभी करते हैं, बट मैं कहूँगा काफी दिल से मैंने ये गाना लिखा है लॉकडाउन में, और पूरा लॉकडाउन प्रोडक्ट है। सारी जितनी भी बातें हुई हैं, जितना भी एनिमेशन का काम हुआ है, सब कुछ वाया वीडियो कॉल हुआ है, और टोटल लॉकडाउन प्रोडक्ट है। और अगर आप सुनेंगे, बारिश में सुनेंगे, क्योंकि मैंने सुना है मुंबई में बड़ा तगड़ा मौसम चल रहा है आजकल जी, अगर आप ये बारिश में सुनेंगे, हाथ में चाय हो, कॉफी हो, ब्लैक कॉफी हो, बात है, काढ़ा हो, खरोड़े का सूप हो, कुछ भी हो, आप ये अगर वो सुनते हुए, वो अगर पीते हुए अगर आप देखेंगे या सुनेंगे म्यूजिक वीडियो या ऑडियो, तो आई थिंक आपको मजा आ जाएगा, सच्ची मजा आ जाएगा। और अगर इसको रात के 9 बजे के बाद सुनेंगे तो और भी मजा आएगा। जेवढे पण लोक बघतायत, मला एवढं मराठी छानपैकी येत नाही, का की दिल्लीमध्ये माझं काय म्हणतात काय दिल्लीमध्ये माझं स्कूलिंग आणि कॉलेज झालंय, पण जेवढे पण लोक हे बघतायत, सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा, आणि छान वाटतं मराठी बोलून। बस, जय महाराष्ट्र। And thank you so much for coming on the podcast. Thank you, Eva. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.